हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टार्ट लर्निंग। बेटा ये सेकंड वीडियो है ऑफ चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो बेटा पहले जाके उसे देखिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आज हम डिस्कस करेंगे फ्योल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। उससे पहले हम फ्योल के बारे में डिस्कस करते हैं। बेटा इनका पूरा नाम हेनरी फ्योल है। ही वॉज बॉर्न इन फ्रांस इन 1841 और उसके बाद 1860 में इन्होंने एज अ इंजीनियर एक कोल माइनिंग कंपनी ज्वाइन की थी और 1888 में ये वहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए थे। जब इन्होंने उस कंपनी को ज्वाइन किया था तो वो कंपनी इंसॉल्वेंसी की पोजीशन पे थी, लेकिन इन्होंने अपनी मैनेजिंग टेक्निक्स अप्लाई की उस कंपनी में और उस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी की धीरे धीरे। आफ्टर 30 ईयर्स जब ये रिटायर हुए उस कंपनी से तो वो कंपनी फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग थी। तो बेटा फ्योल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं मैनेजमेंट के, बट आज हम फर्स्ट 7 प्रिंसिपल्स डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट 7 प्रिंसिपल्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल देखते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल इज डिवीजन ऑफ वर्क। देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द होल वर्क मस्ट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क और यूनिट्स। मीन्स जो हमारा पूरा काम है उसको छोटी छोटी यूनिट्स में हम डिवाइड कर देते हैं एंड इंस्टेड ऑफ असाइनिंग द होल वर्क टू वन पर्सन, कि पूरा काम एक इंसान को ना देकर उस काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। असाइन वर्क अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ द पर्सन। ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि हमारा जितना भी काम होता है उसको हम छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं और जो जिस काम करने में कैपेबल है उसको वो काम दे देते हैं, उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, उसके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे आप बैंक में जाते हैं तो बैंक का सारा काम एक इंसान तो नहीं कर रहा होता। एक कैशियर होता है जो कैश को लेने और देने का काम कर रहा होता है, एक पर्सन लोन दे रहा होता है, एक पर्सन एफडी कर रहा होता है, एक आपकी पासबुक में एंट्री कर रहा होता है। तो पूरा काम हमने क्या किया, स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में, स्मॉल स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर लिया। अब एक इंसान डेली एक ही काम बार बार करेगा तो वो स्पेशलाइज्ड हो जाएगा उस चीज़ में, एक्सपर्ट हो जाएगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा उसको, ठीक है, और एफिशिएंसी क्या होगी उसकी, इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, सेकंड प्रिंसिपल इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहले इन दो वर्ड्स का मीनिंग समझते हैं। अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक द डिसीजंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब असाइंड ऑन टाइम। मतलब अथॉरिटी मतलब कि हम डिसीजन लेने की हमारे पास पावर है और रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी, कि हमें जो काम दिया गया है वो हमें टाइम पे कंप्लीट करना है। फ्योल कहते हैं कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक बैलेंस होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर मस्ट बी अ बैलेंस और पैरिटी बिटवीन द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक बैलेंस होना चाहिए। बहुत ज़्यादा अथॉरिटी और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। हम एक इंसान को जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं उतनी ही हमें उसे अथॉरिटी भी साथ साथ देनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक वर्कर को बोला कि आपको 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं एक वीक के अंदर। मैंने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी, लेकिन मैंने उसको अथॉरिटी नहीं दी कि वो रॉ मटेरियल भी मार्केट से परचेज कर सकता है उन यूनिट्स के लिए। तो जब स्टोर में रॉ मटेरियल ही अवेलेबल नहीं होगा तो वो यूनिट्स को प्रोड्यूस कैसे करेगा। इसीलिए खाली रिस्पॉन्सिबिलिटी देने से या सिर्फ अथॉरिटी देने से काम नहीं चलेगा, दोनों का बैलेंस होना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसे ही अगर मैं सिर्फ अथॉरिटी दे रही हूँ एक मैनेजर को, लेकिन उसके पास कोई काम नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो वो अथॉरिटी का मिसयूज़ करेगा। इसीलिए दोनों साथ में चलती हैं, एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। Third point is discipline. It refers to following code of conduct, rules and regulations of employment agreement. कि एक एम्प्लॉय को और एक एम्प्लॉयर को, दोनों को ही जो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जो कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, वो फॉलो करने चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एम्प्लॉय फॉलो कर रहा है, सिर्फ सबॉर्डिनेट फॉलो कर रहा है। ये रूल्स एंड रेगुलेशंस दोनों के लिए होते हैं और दोनों को ही इन्हें फॉलो करना चाहिए। सेकेंड इज़ गुड सुपीरियर एट ऑल लेवल। जो सुपीरियर हैं वो अच्छे होने चाहिए हर लेवल पे। थर्ड इज़ क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट अमंग सबॉर्डिनेट एंड सुपीरियर, कि अगर कोई एग्रीमेंट हो रहा है तो वो क्लियर होना चाहिए और फेयर होना चाहिए। फेयर मतलब ऐसा नहीं है कि आप पार्शियल हो रहे हैं और अगर आप सबॉर्डिनेट के लिए कोई रूल बना रहे हैं तो वो सुपीरियर पे भी अप्लाई होता है। और आपको अगर आप कोई एग्रीमेंट बना रहे हैं तो उसमें आपको अपने सबॉर्डिनेट के इंटरेस्ट का भी ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट इज़ मीटिंग कमिटमेंट्स एट ऑल लेवल,
मतलब अगर आपने कोई कमिटमेंट की है अपने एम्प्लॉय के साथ कि सपोज़ हम ये टारगेट अचीव कर लेंगे तो हम आपको अपने प्रॉफिट में से 20% का शेयर देंगे, तो अगर आप कल को वो प्रॉफिट अचीव कर लेते हैं तो आपको वो शेयर अपने एम्प्लॉयज़ को देना चाहिए, अपने कमिटमेंट्स को पूरा करना चाहिए। नेक्स्ट इज़ जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज़। अगर कोई पेनल्टी हो रही है, कोई गलत कर रहा है, तो उसके लिए जुडिशियल एक्शन लेना चाहिए। ये आपका थर्ड प्रिंसिपल है डिसिप्लिन, कि हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने चाहिए एम्प्लॉयज़ के लिए। उनके साथ जो हम एग्रीमेंट कर रहे हैं, उनको जो वेजेस दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, वो उनके काम के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए। आप जो भी उनके साथ कमिटमेंट्स कर रहे हैं उनको आपको फॉलो करना चाहिए, और एम्प्लॉयज़ को भी जो एम्प्लॉयर ने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं उनको फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रिंसिपल इज यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम वन बॉस ओनली, कि एक एम्प्लॉय सिर्फ एक ही बॉस से ऑर्डर ले। अगर एक एम्प्लॉय दो उसके बॉस होंगे, एक बॉस कहेगा पहले मेरा काम करो, दूसरा कहेगा पहले मेरा काम करो, एक कहेगा कि आप सपोज़ प्रोडक्शन 100 यूनिट्स का करो, दूसरा कहेगा नहीं 100 का नहीं करना है 80 का करो, तो वो किसकी सुनेगा? वो इतना कंफ्यूज हो जाएगा, वो कुछ भी काम नहीं कर पाएगा। ईगो क्लैश होते हैं सुपीरियर्स के, तो उससे प्रॉब्लम किसको होती है? ऑर्गेनाइजेशन को होती है। इसीलिए एक सबॉर्डिनेट के ऊपर सिर्फ एक ही बॉस होना चाहिए, और एक ही बॉस एक सबॉर्डिनेट को ऑर्डर दे रहा हो, बहुत मोर देन वन बॉस एक सबॉर्डिनेट के लिए नहीं होना चाहिए। फिफ्थ प्रिंसिपल इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वन यूनिट मीन्स वन प्लान, मतलब एक यूनिट का मतलब है कि एक ही प्लान, एक कॉमन गोल होना चाहिए, और उसी कॉमन गोल को अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए सारे एम्प्लॉयज़ को। देखिए, one plan, that is the efforts of all the members and employees of the organization must be directed towards one direction, that is the achievement of common goal। ये सारे एम्प्लॉयज़ का एक ही गोल होना चाहिए, एक ही डायरेक्शन होनी चाहिए कि हमें ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन गोल को अचीव करना है। एक ही डायरेक्शन में सब काम कर रहे हो। सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन में उसके दो डिपार्टमेंट्स हैं, एक तो मोटरसाइकिल बना रहा है आपकी और एक कार्स बना रहा है। ऑर्गेनाइजेशन सेम है लेकिन इनके प्रोडक्ट्स डिफरेंट हैं, और इन डिफरेंट प्रोडक्ट्स की डिफरेंट मार्केट है और डिफरेंट बिजनेस एनवायरनमेंट है। इसीलिए इनके अलग अलग हेड्स होने चाहिए और अलग अलग इनके टारगेट होने चाहिए, और हर एम्प्लॉय को उस टारगेट को अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए। अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैम यूनिटी ऑफ डायरेक्शन और यूनिटी ऑफ कमांड का डिफरेंस समझ में नहीं आता। तो बेटा यूनिटी ऑफ कमांड में तो हम ये कहते हैं कि एक सुपीरियर होना चाहिए, उसके नीचे सबॉर्डिनेट अलग अलग हो सकते हैं, वन हेड होना चाहिए, ठीक है। और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में हम कहते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। इन डिपार्टमेंट का अपना अलग अलग प्लान होना चाहिए, और हर एम्प्लॉय उस प्लान के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। मतलब इनका टारगेट, इनकी डायरेक्शन अपने डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। और ये इसलिए होता है ताकि एम्प्लॉय कंफ्यूज ना हो, इंडिविजुअल की एफिशिएंसी इंक्रीज हो, और ये इसलिए होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में ओवरलैपिंग ऑफ वर्क ना हो, ऑर्गेनाइजेशन का काम अच्छे से चल सके, ठीक है। तो आई होप कि इनका डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल देखते हैं, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल्स इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। According to this principle, the interest of an organization should take priority over the interest of any one individual employee। कि ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट है, ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, वो हर इंडिविजुअल के पर्सनल गोल से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर इंडिविजुअल को अपने पर्सनल गोल से पहले ऑर्गेनाइजेशन के गोल के लिए सोचना चाहिए, और उसके लिए अपने पूरे एफर्ट्स करने चाहिए। नेक्स्ट इज रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। रेम्यूनरेशन का मतलब होता है सैलरी या वेजेस। हमें सैलरी और वेजेस उस एम्प्लॉय के काम के अकॉर्डिंग, उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग देनी चाहिए। अगर आप उस एम्प्लॉय को कम सैलरी देंगे तो वो अपना अच्छे से काम नहीं करेगा, और वो हमेशा कोशिश करेगा कि उसको अगर और कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो यहाँ छोड़ के वहाँ पे ज्वाइन कर ले, ठीक है।
देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी पेड फेयरली, उनको एक फेयर वेजेस मिलने चाहिए, और एडिक्वेटली टू गिव देम मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। अगर आप एम्प्लॉयज़ को उनके काम के अकॉर्डिंग उनको सैलरी और वेजेस देंगे तो वो मोटिवेट होंगे और वो अपना 100% इस ऑर्गेनाइजेशन को देंगे। सपोज़ आपको किसी ईयर बहुत अच्छे प्रॉफिट्स होते हैं, आप अपने स्टेक होल्डर्स को अच्छा डिविडेंड दे रहे हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस दे दें, उस प्रॉफिट में से अपने एम्प्लॉयज़ को भी शेयर दें। अगर आप उनको इम्पॉर्टेंस देंगे तो वो बहुत मोटिवेटेड फील करेंगे। ठीक है, तो बेटा ये आपके 7 प्रिंसिपल्स हैं हेनरी फ्योल के। नेक्स्ट 7 प्रिंसिपल्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।